आज हम शिलाजीत जतु पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या है सबसे पहले देखते हैं। शिलाजतु एस्फेल्टम पंजाबिनम, क्या नाम है इसका? एस्फेल्टम पंजाबिनम। ठीक है, क्योंकि पंजाब में शिलाजीत वगैरह खाएंगे तो इसलिए इसको ऐसे याद रख लेंगे, तो पंजाबिनम। उसके बाद इसके इंग्लिश के नेम ब्लैक बिट्टूमन, बिट्टू खाएगा, और मिनरल पिच, मिनरल की क्या है ये? पिच है। उसके बाद इसके पर्याय आते हैं शिलाजतु, शैलहे, शिलांज, शैल धातु, शिलायम। ठीक है, और इसको कर्पूर शिलाजतु भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके नेक्स्ट पेज पे भी पर्याय दिए हुए हैं। स्वेद, शिलानिर्यास, अश्मज, अश्मजतुक, गिरिज, अद्रिज, गिरिज और अद्रिज। ठीक है, और क्या क्या पर्याय इसके? अतिथि और अश्मसार भी इसको बोलते हैं, अश्मोत्थ या फिर अश्मलाक्षा, क्योंकि ये किससे? पत्थर से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, या गैरे भी बोलते हैं इसको, गैरे। और किसका पर्याय होता है? गैरे जो है वो गैरिक का भी पर्याय है। ठीक है, और गिरिज जो वर्ड आया था है ना, वो किस किस का है? अभ्रक, गैरिक और शिलाजीत का। तो इसके पर्याय जो ये शिला वाले तो याद ही रहते हैं हमें। और क्या क्या होंगे? गिरिज हो गया, तो गिरिज और किस किस का आता है? अभ्रक, गैरिक और शिलाजीत का। ठीक है, अभ्रक, गैरिक और शिलाजीत का। फिर और क्या आता था इसका? आद्रिज, एक इसका आद्रिज याद रखना है। और अश्म मतलब पत्थर से उत्पन्न है, तो ये अश्म वाले सारे होंगे। अतिथि और अश्मसार भी बोलते हैं, और गैरे, गैरे और किसका? गैरिक का भी है। उसके बाद है इसकी उत्पत्ति हिमालय पर्वत एवं क्षारीय भूमि में ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की तीव्रता से स्वर्ण आदि खनिजों से संपन्न हिमालय पर्वत में निम्न पहाड़ी भूभागों के स्थान से स्रवित होकर शिलाजीत जो हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो कहाँ पे? ग्रीष्म ऋतु में होगा। उसके बाद आता है इतिहास इसका। चरक ने इसके 4 भेद और सुश्रुत ने कितने? सुश्रुत और वाग्भट ने कितने बोले हैं? 6 भेद। चरक ने तो 4 भेद बोले हैं, सुश्रुत और वाग्भट ने 6 भेद। अब रस ग्रंथों में 2 ही टाइप का मिलता है, गोमूत्र शिलाजीत और कर्पूर शिलाजीत। गोमूत्र वाले को बोलते हैं ब्लैक बिट्टूमेन, और कर्पूर वाले को क्या बोलते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट की NO3। ठीक है, क्या बोलते हैं? गोमूत्र वाले को क्या बोलेंगे? ब्लैक बिट्टूमेन, और कर्पूर शिलाजीत को क्या बोलते हैं हम? पोटेशियम नाइट्रेट। आगे देखते हैं। स्वरूप के आधार पर इसके 2 भेद होते हैं, एक तो गोमूत्र शिलाजीत और कर्पूर, ये तो थे ही। अब स्वरूप कैसा होगा? जो गोमूत्र वाला है, ठीक है, वो कैसा होता है? अकाल उद्भव। ठीक है, और ससत्व एवं निःसत्व दोनों हो सकता है। और कर्पूर वाला कैसा होगा? ऊषर उद्भव, मतलब क्षारीय भूमि से उत्पन्न होगा। ठीक है, उसके बाद सत्व के आधार पर इसके भेद कौन कौन से हैं? हेमगर्भ, तारगर्भ, ताम्रगर्भ, अयोगर्भ, नागगर्भ और वंगगर्भ। ठीक है, चरक संहिता एवं रसरत्न समुच्चय में 4 प्रकार के थे ना, तो ये उत्तर उत्तर श्रेष्ठ होते हैं। कौन कौन से हैं ये चरक के अनुसार? या फिर ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको, स्वर्ण, रजत, ताम्र और लोह। ठीक है, स्वर्ण, रजत, तार हो गया ना, ताम्र और अयो मतलब लोह, तो ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हो गए। ये तो थे चरक और रसरत्न समुच्चय के। सुश्रुत और अष्टांग 6 बोले थे, तो उन्होंने नाग और वंग भी इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, स्वर्ण, रजत, ताम्र और लोह, और सुश्रुत और वाग्भट ने क्या कर दिया? इसमें 2 ऐड कर दिए, ताम्र और नाग और वंग। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा? इसकी उत्पत्ति जो होगी वो ग्रीष्म ऋतु में होगी, हिमालय पर्वत एवं क्षारीय भूमि में। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की तीव्रता के कारण जो है वो हिमालय पर्वत की भूभागों में मिलेगा। चरक ने 4 भेद, सुश्रुत और वाग्भट ने क्या बोले हैं? 6 भेद बोले हैं। रस ग्रंथों में 2 ही टाइप का मिलता है, गोमूत्र और कर्पूर। गोमूत्र वाले को ब्लैक बिट्टूमेन, और जो हमारा कर्पूर होता है उसको क्या बोलते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट। फिर आता है स्वरूप के आधार पर इसके 2 भेद हैं, गोमूत्र और कर्पूर, है ना। तो जो गोमूत्र वाला है उसमें क्या होगा? सत्व और निःसत्व, उसके आगे 2 भाग। और कर्पूर वाला ऊषर उद्भव है। ठीक है, क्षारीय भूमि से उत्पन्न होगा। फिर सत्व के आधार पर हमने इसके भेद पढ़े, स्वर्ण, रजत, ताम्र और लोह। ये तो थे चरक और रसरत्न समुच्चय के। सुश्रुत, अष्टांग, हृदय, इन सब के क्या हुए? नाग और वंग भी इन्होंने ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद है चरक संहिता में स्वर्ण आद्रिज, रजत आद्रिज, ताम्र आद्रिज और लोह आद्रिज, ये 4 भेद बताए हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। फिर हमारा भेद के अनुसार लक्षण। स्वर्ण आद्रिज जो है वो कैसा होगा? जपा पुष्प के
समान होगा। स्वर्ण आद्रिज क्या हो गया, जपा पुष्प के समान। रजत आद्रिज जो होगा वो पीले वर्ण का, और ताम्र आद्रिज जो है वो नील वर्ण का, ठोस और वजनदार होता है। फिर लिखा है शिलाजीत की प्राप्ति। शिलाजीत एक प्रकार का स्राव है। शिला का अर्थ है पहाड़ या फिर पत्थर, और जतु का अर्थ होता है लाहा या फिर लाक्षा या लाक्षा के सदृश पदार्थ। उसके बाद है शिलाजीत का स्वरूप। शिलाजीत का स्वरूप क्या है, ये जतु के सदृश मतलब लाक्षा के सदृश होता है। मृदु मिट्टी के समान, पर्वत से मैल की तरह निकला हुआ, ठीक है, और गुगलू की तरह दिखाई देता है। यह स्वाद में तिक्त एवं लवण रस वाला होता है और गोमूत्र जैसी गंध वाला होता है। तो क्या हो गया ये हमारा, कैसे कैसे होगा कि मतलब ये लाक्षा के तो समान होगा, मृदु मिट्टी के समान, पर्वत से मैल की तरह निकलेगा, गुगलू की तरह दिखाई देगा, और स्वाद में तिक्त और लवण रस वाला होगा, ठीक है। और इसकी गंध कैसी होगी, गोमूत्र की गंध वाला होगा, ठीक है। उसके बाद आता है शिलाजीत की परीक्षा। शिलाजतु को आग में जलाने पर बिना धुएं के जलता है और जलकर लिंगाकार आकृति बनाता है। तो वहीनी क्षिप्तम भवेत लिंगाकारम अधूमकम, ठीक है, मतलब धुआं नहीं निकलेगा और लिंग आकार की आकृति बनाएगा। तुमने क्या क्या पढ़ा यहाँ पे, स्वर्ण आद्रिज जो है जपा पुष्प के समान, और ताम्र आद्रिज जो है वो कैसा होगा, नीले वर्ण का, ठीक है। और क्या पढ़ा, शिलाजीत का स्वरूप लाक्षा के सदृश और ये गुगलू की तरह होता है, ठीक है। और स्वाद में क्या होगा, तिक्त और लवण रस वाला होगा और गोमूत्र जैसी गंध वाला होगा। परीक्षा करेंगे तो बिना धुएं के जलेगा और लिंगाकार आकृति बना लेगा। आगे देखते हैं शिलाजितु को एक तृण के अग्रभाग में लगाकर जल में डालने पर तंतु की तरह पानी में मिलकर नीचे तल की ओर जाते हुए घुलता है। अगर शिलाजितु को एक तृण मतलब तिनके पे लगा दिया तो जल में वो तुरंत ही क्या करेगा, तंतु की तरह पानी में मिलेगा और तल के नीचे की ओर जाता हुआ घुलने लग जाएगा। उसके बाद ये कृष्ण वर्ण का एवं गोमूत्र की गंध वाला होता है, ठीक है। उसके बाद शिलाजतु के शोधन का प्रयोजन, अशुद्ध शिलाजतु के सेवन से क्या होगा, दाह, मूर्छा और भ्रम होगा, ठीक है, क्योंकि उष्णता है ना, तो उष्ण होता है कि इसलिए दाह होगी। इसमें रस कौन कौन से थे, तिक्त और लवण। तो दाह, मूर्छा, भ्रम, रक्त पित्त, क्षय, अग्नि, मांद्य और विबंध उत्पन्न होता है, अतः शोधन करके ही इसे उपयोग में लाना चाहिए। फिर शिलाजतु का शोधन हमने कैसे करना है, क्षार, अम्ल एवं गोमूत्र से प्रक्षालन कर लेने से शिलाजतु शुद्ध हो जाएगा। किस किस से करेंगे, क्षार, अम्ल और गोमूत्र, ठीक है। रस इसमें क्या था, तिक्त और लवण था। शोधन किससे करना है, क्षार, अम्ल और गोमूत्र से, ठीक है। क्षार, अम्ल और गोमूत्र से कर लिया। उसके बाद लिखा है गोदुग्ध, त्रिफला और भृंगराज स्वरस में से, मतलब इनमें से भी किसी से हम कर सकते हैं, ठीक है। किस किस से, गोदुग्ध, त्रिफला या फिर भृंगराज से, या फिर यवक्षार, कांजी और गुगलू, इनके साथ से स्वेदनी यंत्र में रखकर एक प्रहर तक स्वेदन कर लेने से भी शिलाजतु जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। पहला तो क्या आया, जो इसमें रस नहीं है वो क्षार, अम्ल और गोमूत्र, इनसे शुद्ध हो जाएगा। या फिर अब गोमूत्र था ना लास्ट में, तो गोदुग्ध हो गया, त्रिफला और भृंगराज हो गया, यवक्षार, कांजी और गुगलू हो गया, ठीक है। उसके बाद आती है सूर्यतापी और एक अग्नितापी, मतलब यहाँ पे बाह्य एवं अंतः दोनों प्रकार की शुद्धि तो ऐसे होगी। अब यह उपरोक्त त्रिफला या गोमूत्र में घुले शिलाजीत को कपड़े से छानकर यदि उसे धूप में सुखाकर गाढ़ा कर लिया जाता है तो उसे सूर्यतापी शिलाजतु कहते हैं, ठीक है। अगर मतलब त्रिफला या गोमूत्र में घुला हुआ उसको कपड़े से छान लिया, फिर उसको धूप में सुखा के गाढ़ा कर लिया तो क्या हो गया, सूर्यतापी। और अग्नितापी में क्या होगा, उपरोक्त वस्त्र गालित द्रव को यदि मंद अग्नि पर गर्म कर धीरे धीरे गाढ़ा करा तो क्या हो गया, अग्नितापी शिलाजतु हो गया। उसके बाद है शिलाजतु, ये हो गया अग्नितापी ना। आगे देखते हैं, आगे शिलाजतु शोधन के लिए प्रक्षेप क्वाथमान, शिलाजतु के बराबर क्वाथ द्रव्य 8 गुने जल में पकाकर चतुर्थांश शेष रहने पर लेना चाहिए, ठीक है। मतलब शिलाजतु के बराबर क्वाथ द्रव्य ले लिया, उसमें 8 गुना जल डालकर चतुर्थांश शेष रख लिया। अब शिलाजतु के गुण है जो चरक के अनुसार, हेम वाला मतलब स्वर्ण वाला क्या है, मधुर रस वाला होता है, मधुर, तिक्त और कटु, ठीक है। फिर रौप्य वाला क्या है, तिक्त और कटु हो गया, ठीक है। और वीर्य में क्या है, शीत है। फिर ताम्र वाला क्या हो गया,
ताम्र वाला कैसा हो जाएगा, तिक्त और उष्ण, और लोह गर्भ वाला कैसा हो जाएगा, तिक्त और लवण। तो क्या क्या था हमारा, स्वर्ण वाला क्या था, मधुर और तिक्त हो गया, वीर्य शीत, विपाक क्या हो गया उसका, कटु हो गया। ठीक है, वर्ण क्या है, रक्ताभ, और शामक क्या है, वात पित्त शामक होता है। ठीक है, उसके बाद रजत, रजत वाला क्या हो गया, कटु, वही शीत, और उसका विपाक क्या हो गया, मधुर हो गया। वर्ण क्या है, श्वेत, और कफ पित्त शामक हो गया। अब ताम्र वाला याद रखना, ताम्र वाले से हम ताऊ उष्ण याद रखते हैं। त से हो गया ताम्र ना, तो तिक्त तो इसमें रस है, और ऊ से क्या हो गया, उष्ण, और कटु इसका क्या है, विपाक हो गया। ठीक है, फिर ये मोर के कंठ के समान क्या होता है, चमकीला, और कफ शामक होता है। फिर आता है लोह, लोह में क्या होगा, तिक्त और लवण रस, वीर्य वही शीत है, विपाक कटु है। ठीक है, कृष्णाभ गुगलू के समान, और त्रिदोष शामक हो गया। ठीक है, स्वर्ण वाले में क्या हुआ, मधुर और तिक्त, वीर्य शीत, विपाक कटु। अब लेकिन रजत वाला उल्टा हो जाएगा, उसका रस तो कटु हो जाएगा, विपाक क्या हो जाएगा, मधुर। वही हैं दोनों शीत शीती, वो रक्ताभ और ये श्वेताभ हो गया, वात पित्त शामक और कफ पित्त शामक। उसके बाद ताम्र वाला हमने ऐसे याद रख लिया, ताऊ उष्ण है, तो फिर मतलब त से तो वैसे तिक्त भी हो गया, उष्ण हो गया, और कटु तो इसका है ही है। ठीक है, और मोर के कंठ के समान चमकीला हो गया, कफ शामक हो गया। और लोह शिलाजीत जो है हमारा कैसा होता है, तिक्त, और थोड़ा सा उसमें क्या आएगा, लवण रस, और क्या होगा, शीत। बस जो ताम्र वाला है ना वो उष्ण है, बाकी सारे शीत ही हैं। कटु और कृष्णाभ गुगलू के समान होता है, कैसा होता है, कृष्णाभ गुगलू के समान, और त्रिदोष शामक होता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। अब कुछ गुण दिए हुए हैं इसके शिलाजीत के, न सो अस्ति रोगो भुवि साध्य रूपा शिला हवम यम न जेत प्रसा, मतलब ऐसा कोई रोग नहीं है जिसको शिलाजीत दूर नहीं कर सकता। तो ये चरक का है। ठीक है, जहाँ पे शिला हव्य हो जाए वो चरक है। अगर इसी में बस जत्व अश्मज आ जाए ना वर्ड, जत्व अश्मज, तो वो अष्टांग का हो जाएगा। ठीक है, शिला हव्य तो हो जाएगा चरक का, और जत्व अश्मज, अश्मज जो है वो अष्टांग। और सुश्रुत में सिंपल सा, न सो रोगस्ति यम च आप्य निहंत्य शिला जतु, इसमें कोई मतलब ज़्यादा ताम झाम नहीं है, तो ये सुश्रुत का हो गया। ठीक है, उसके बाद है रस उपरस सुतेंद्र रत्न लोहेशु, ये गुणा, मतलब इसका मतलब क्या है, रस उपरस रसेंद्र रत्न लोह, सबके गुण, मतलब इन सबके गुण जो हैं वो किस में होंगे, वस्ती ते शिला धातु जरा मृत्यु गरीशा, मतलब सबके गुण शिलाजीत में, किस किस के, रस उपरस रसेंद्र रत्न लोह, सबके गुण किस में, शिलाजतु में। उसके बाद है जरा व्याधि प्रश्मनम देह दाढ़र्य करम परम मेधा स्मृति करम बल्यम शीर आशी प्रत प्रयोज्यत, मतलब इसका प्रयोजन, मतलब इसको प्रयोग कैसे करना है, हमने दूध के साथ करना है। ठीक है, तो क्या शिला हव्य आ जाए तो किसका है, चरक का, अगर जत्व आ जाए तो अष्टांग का, और सिंपल वाला सुश्रुत का। दूध के साथ सेवन करना है। रस उपरस रसेंद्र लोह, इन सब के गुण क्या हैं, शिलाजीत जैसे ही होंगे। ठीक है, मतलब इन सब में शिलाजीत के गुण, मतलब ये सब एक तरफ और शिलाजीत एक तरफ, ऐसे याद रख लेना। उसके बाद आगे देखते हैं। अब हमारा शिलाजतु की मात्रा, तो कितनी मात्रा है इसकी, 2 रति से 8 रति तक रोग देनी है। ठीक है, कितनी, 2 से 8। चरक ने कितनी बोली है, 1 कश आधा पल, या फिर 1 पल, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं 4 तोला, 2 तोला और 1 तोला। ठीक है, और सुश्रुत ने 1 तुला बोला है। सुश्रुत ने क्या बोली है माता, युक्ति के अनुसार 1 तुला लेनी है। ठीक है, उसके बाद है शिलाजतु में उपमान, अनुपान, अनुपान में क्या क्या ले सकते हैं, दूध, तक्र, मांसरस, यूष, जल, गोमूत्र एवं विविध रोग हर क्वाथ के अनुपान से शिलाजतु का सेवन करना चाहिए। फिर है शिलाजतु का मारण। अब शिलाजतु के मारण में क्या क्या है देखो, मनःशिला, शुद्ध गंधक, शुद्ध हरताल मिलाकर मातुलुंग स्वरस की भावना देकर 8 उपलों का पुट देकर भस्म हो जाती है। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, हर माता के मन से शिला की गंध आती है। तो हर से क्या हो गया, हरताल, माता से हो गया मातुलुंग, मन से हो गया मनःशिला, और गंध से क्या हो गया हमारा गंधक। ठीक है, फिर है शिलाजतु सत्वपातन। शिलाजतु को द्रावक गण के वर्ग के साथ मिलाकर अम्ल द्रव्यों की भावना देकर मूषा में रखकर तीव्र धमन करने से लोह के समान आभा वाला सत्व इसका निकल आएगा। इसके योग क्या क्या है, आरोग्यवर्धिनी वटी, ठीक है, चंद्र प्रभावटी,
शिला जतवादी लोह एक शिवा गुट्टिका। ठीक है, जो शिवा गुट्टिका है वो आमवात में किसने बोली है? भेषज रत्नावली ने। और अष्टांग संग्रह ने किसमें बोली है? प्रमेय में। ठीक है, रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले तो हमने इसका नाम पढ़ा, क्या था? पंजाबिनम करके था, है ना। ब्लैक बिटुमेन और मिनरल पिच बोलते हैं। शिला वाले तो इसके पर्याय हो गए थे, है ना। और कौन कौन से? गिरिज। गिरिज किस किस का? अभ्रक का, गंधक का और शिलाजीत का। एक गैरेय था जो हमारा उसका भी था, गैरिक का भी पर्याय। ठीक है, और गिरिज किस किस का था? अभ्रक, गैरिक और शिलाजीत का। ठीक है, और क्या हो गया इसका? अद्भिज होता है, अश्मोत, अश्मलाक्षा, अतिथि और अश्मसार हो गया। फिर शिलाजीत के भेद रस ग्रंथों के अनुसार गोमूत्र और कर्पूर होता है। ठीक है, गोमूत्र वाले को क्या बोलते हैं? ब्लैक बिटुमेन, उसको पोटेशियम नाइट्रेट। स्वरूप के आधार पर वही गोमूत्र और कर्पूर। फिर चरक ने जो है वो 4 भेद माने। चरक और रसरत्न समुच्चय ने स्वर्ण, रजत, ताम्र और लोह। ठीक है, उत्तरोत्तर क्या है? श्रेष्ठ है। और सुश्रुत और अष्टांग ने क्या माने हैं? 2 नाग और वंग बोल दिया। ठीक है, उसके बाद इसकी उत्पत्ति कौन से काल में बोली है? रसरत्न समुच्चय ने ग्रीष्म काल में। फिर हमने पढ़े थे भेद के अनुसार इसके लक्षण, कि जो स्वर्ण वाला होता है वो क्या होता है? जपा पुष्प के समान। रजत वाला हो गया पीला और ताम्र वाला नीला। इसका स्वरूप कैसा? लाक्षा के सदृश हो गया। ठीक है, मिट्टी के समान ये निकलेगा और गुगलू की तरह दिखाई देता है। और इसका रस क्या है? तिक्त और लवण और गोमूत्र जैसी गंध वाला होगा। फिर इसकी परीक्षा निर्धूम परीक्षा और एक हड़ताल की भी होती है। ठीक है, और क्या क्या थी इसकी परीक्षा? कि इसको पानी में डालेंगे अगर उस पर किसी तिनके पे लगा के, तो तंतु के समान पानी में घुल जाएगा। फिर इसका शोधन हमने अगर नहीं किया तो सारे उष्णता वाले विकार हो रहे थे। और कैसे करना है? जो इसका रस नहीं था उससे, किसमें? अम्ल, क्षार और गोमूत्र। फिर गोदुग्ध हो गया, त्रिफला हो गया और भृंगराज हो गया। सूर्यतापी और एक अग्नितापी इसमें विधि थी। शिलाजतु के बराबर क्वाथ द्रव्य और 8 गुना जल में पकाकर चतुर्थांश शेष रखने पर हो जाएगा इसका क्वाथ का मान। ठीक है, फिर हमने शिलाजतु के गुण पढ़े। चरक के अनुसार जो स्वर्ण वाला था वो क्या था? मधुर और कटु। ठीक है, और रजत वाला क्या था? कटु और मधुर। मतलब मधुर और कटु का कहना है रस, मतलब इसमें मधुर हो गया और विपाक क्या हो गया? कटु। उसमें कटु और विपाक क्या हो गया? मधुर। दोनों ही शीत वीर्य, वो वात पित्त शामक हो गया। ठीक है, क्योंकि मधुर रस है। और वो वात कफ और पित्त शामक हो गया। ठीक है, उसके बाद हो गया हमारा ताम्र वाले में उष्ण याद रखना, तो तिक्त, उष्ण और वीर्य, तो उष्ण हो गया। और विपाक क्या है इसका? कटु है। ठीक है, मोरकंठ के समान और कफ शामक है। फिर लोह वाला कैसा था? तिक्त और लवण, दोनों में ही तिक्त है और साथ में लवण रस आ गया। शीत और कटु विपाक हो गया। कृष्णाभ गुगलू के समान त्रिदोष शामक होता है। फिर हमने पढ़ा था जहाँ पे जत्व आ जाए तो वो अष्टांग का है, और शिला हव्य आ जाए तो वो चरक और सुश्रुत का सिंपल सा श्लोक। और रस, उपरस, उतेंद्र, रत्न, इन सब के गुण जो हैं वो कैसे होंगे? शिलाजतु के समान होंगे। ठीक है, उसके बाद है दूध के साथ इसका हमने सेवन करना है। ठीक है, और आगे क्या पढ़ा हमने? कि इसकी मात्रा सुश्रुत ने तो क्या बोली है? तुला। ठीक है, और चरक ने क्या बोली है? 4 तोला, 2 तोला और 1 तोला। ठीक है, या फिर 2 रत्ती से 8 रत्ती भी ले सकते हैं। फिर इसका अनुपान वही दुग्ध, तक्र, मासस, यूष, गोमूत्र, इनसे हमने कर लेना है। उसका मारण कैसे? हर माता के मन से शिला की गंध आती है। ठीक है, तो हर माता के मन से शिला की गंध तो हो जाएगा हरताल, मातुलुंग, मनः शिला, गंधक। ठीक है, ये ले लेना है। सत्वपातन द्रावक गण से करना। आरोग्यवर्धिनी वटी होगी, चंद्रप्रभा वटी होगी, और एक शिवा गुट्टिका भेषज रत्नावली ने आमवात में बोली है, और अष्टांग ने किस में बोली है? प्रमेय में बोली।